डर एक एहसास में आपका स्वागत है। इस चैनल पर आपको सुनने को मिलती हैं डरावनी और सच्ची भूतिया कहानियां। तो अगर आपको ऐसी ही वीडियोस देखना पसंद है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो अब बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। हेलो दोस्तों, मेरा नाम मनोहर है और ये मेरी कहानी है। मैं हमेशा से ही एक कंपनी का मालिक बनना चाहता था। मैं पिछले 10 सालों से एक छोटी सी फैक्ट्री में काम करता आ रहा था। मुझे हमेशा लगता कि मुझ में ज़्यादा पोटेंशियल है। मैं तो एक कंपनी का मालिक तक बन सकता हूँ। मुझे रिस्क लेना हमेशा ही पसंद था। यही कारण था कि मैंने उस फैक्ट्री से काम छोड़ दिया था। मैं अब अपनी फैक्ट्री लगाना चाहता था और 1 महीने तक घूमते घूमते मुझे एक बड़ी साइट मिल ही गई थी। मुझे ज़मीन भी बहुत ज़्यादा सस्ती मिल गई थी। मैं तो खुद हैरान था, आखिर यहाँ पर मुझे इतनी सस्ती ज़मीन कैसे मिल गई। लेकिन मैं ये किसी को बताना नहीं चाहता था ताकि मेरे काम में कोई अड़ंगा न डाल दे। मैं वहाँ पूरे पेपर्स बना चुका था और अब मुझे पूरी फैक्ट्री का काम करवाना था। मैंने सिर्फ एक बार ही साइट को देखा था और ये एक बड़े शहर के पास थी। वहाँ से 7 किलोमीटर अंदर तक जाने के बाद वहाँ हमें वो फैक्ट्री वाली जगह मिलती। वहाँ पास में ही एक गांव भी था और मैंने सोचा हुआ था कि वहाँ से लोगों को बुलाकर मैं उनसे थोड़ा सस्ते में काम करवा लूँगा। उनको भी रोज़गार मिल जाएगा और मेरा भी काम हो जाएगा। यही सोचकर मैंने वहाँ पर ही रहने का एक बड़ा प्लान बना लिया था। मैंने ये सोचा था कि मैं पास में रहूँगा तो सामान को देखता रहूँगा और किसी भी तरह की धांधली होने नहीं दूंगा। पहले मैं उस बड़े शहर में गया और वहाँ पर सारा सामान ले लिया। लेकिन मैं किसी को बताना नहीं चाहता था कि ये काम कहाँ पर होने वाला है। मैं इस बात को बाद में सरप्राइज़ के तौर पर सबको बताना चाहता ताकि उससे मेरे काम को भी बढ़ोतरी होती। और यहाँ लोगों को जब अचानक पता चलता है तो वो उस काम की तरफ खींचे चले आते हैं। यहाँ मुझे एक बात की बहुत आसानी थी कि लोगों को मैं सस्ते में रख सकता था। यहाँ काम की सैलरीज बहुत कम दी जाती है और मैंने सोचा था कि शुरू में मुझे भी आसानी होगी। मैं कम सैलरी पर लोगों को रखूँगा और जैसे जैसे काम बढ़ता जाएगा मैं सैलरी बढ़ाता जाऊँगा। इससे दोनों को फ़ायदा हो जाएगा। मैं उस शहर में पहुँच गया था और वहाँ से सारा सामान लोड करवाया। मैं उस शहर में पहुँच गया था। मैंने वहाँ पर सारा सामान लोड करवाया और अपना सामान टैक्सी पर रखा। मैं जैसे ही उस टैक्सी वाले को एड्रेस दे रहा था वो जैसे घबरा चुका था। मैंने देखा कि वो मुझे काफ़ी देर तक घूरता रहा जैसे मैं साधारण इंसान नहीं हूँ। मैं भी पहले थोड़ा सा घबरा गया था, लेकिन उसके बाद वो आईने में खुद को देखने लगा। ये एक अजीब सी चीज़ थी, जैसे मुझ में कोई बीमारी हो जो उसे लग गई हो। मैंने जब ये करते हुए उसे देखा तो उससे कुछ सवाल पूछे। मैंने पूछा, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? तो उसने कहा कि तुम उस गांव के पास क्यों जाना चाहते हो? तुम्हें वहां पर क्या काम हो सकता है? वहां तो कोई नहीं रहता। उसकी ये बातें सुनकर मैं थोड़ा सा घबरा गया। मैंने सोचा कि अगर वहां पर कोई नहीं रहता तो मुझे ज़्यादा परेशानी होने वाली है। जब मैं वहां पर साइट को देखने गया था उस समय पास में मुझे एक गांव नजर आया था। उसके बाद उसने ये पूछा कि तुम वहां पर करने क्या जा रहे हो? कोई बड़ा काम है तो बता दो। लेकिन मैं उसे उस साइट के बारे में ज़्यादा बताना नहीं चाहता था। इसीलिए मैंने बातों को गोलमोल कर दिया और हम टैक्सी में बैठकर वहां पर पहुंच गए। उसने मेरा सारा सामान बाहर रखवा दिया और उसके बाद भी वो पूछता रहा, आखिर तुम कहाँ रुकने वाले हो? आखिर तुम जाने कहाँ वाले हो? यहाँ आसपास तो कुछ नहीं है। लेकिन मैंने उसे कुछ नहीं बताया। मैं थोड़े दिनों में सबको बताने वाला था, लेकिन अभी मुझे कुछ राज रखने थे। उसके बाद मैं बैग उठाकर पास वाले गांव की तरफ जाने लगा। मुझे यहीं पर रुकना था और मुझे पहले लोगों से बात करनी थी ताकि मैं सबको मना पाता। मैं सीधा उस गांव की तरफ चल पड़ा। ये एक वीरान सा गांव था जिसमें मुझे पहले कोई नज़र नहीं आ रहा था और मुझे उस टैक्सी वाले की बातें याद आना शुरू हो गई।
यहाँ पर तो घर ही घर हैं, सफाई तो है लेकिन लोग नजर नहीं आ रहे। कहीं सच में ये कोई वीरान गांव तो नहीं? मैं तो बहुत बुरा फंस जाऊंगा। यहाँ लोगों को लाने के लिए मुझे बहुत दूर से सफर करना पड़ेगा। शहर से लोगों को यहाँ लाना पड़ेगा। इसमें बहुत ज्यादा परेशानी हो जाएगी। लेकिन जैसे ही मैं थोड़ा सा आगे और बढ़ा, मुझे एक घर से बाहर आता हुआ एक इंसान नजर आया। मैं खुश हो चुका था, आखिर यहाँ पर लोग हैं। मैं जैसे ही उसकी तरफ बढ़ा तो उसने जैसे शॉल अपने सर पर ओढ़ ली। मैं थोड़ा सा घबरा गया। क्या वो मुझसे डर रहा था? क्या लोग यहाँ पर इसी तरह से बर्ताव करते हैं? लेकिन एक दो सवाल पूछने के बाद वो भी जैसे कम घबराने लगा। उसने शॉल भी सर से हटा ली तो मैंने देखा कि उसकी आंखें बिल्कुल पीली थी। उसको जैसे जॉन्डिस हो चुका था और वो बार बार खांस रहा था। वो कमज़ोर नज़र आ रहा था और मुझसे भी इसी तरह से बात कर रहा था। मैंने उससे बातें की। मैंने उससे कहा कि मुझे रहने के लिए घर चाहिए, क्या इस गांव में मुझे कोई घर मिल जाएगा? वो तो खुश था। वो मुझे कहने लगा, वो पीछे वाला बड़ा सा बंगला हम आपको दे देंगे, कम पैसे में दे देंगे क्योंकि लोगों को यहाँ पैसों की ज़रूरत है। उसके बाद मैंने उसको सही से सब समझाना उचित समझा। मैंने उसको कहा कि मैं पास में ही फैक्ट्री लगाने वाला हूँ। अगर काम करने के लिए लोग मिल जाएं तो मैं तुम्हें अच्छा खासा पैसा दे दूंगा। मैं तुम्हें दिहाड़ी पर रखूंगा और तुम्हें जितना काम होगा उतना पैसा मिलेगा। यहाँ सबको काम मिल जाएगा। इस बात को सुनकर वो बहुत खुश था। लेकिन उसके बाद उसने कुछ और सवाल किए जो बहुत ही अजीब थे। उसने कहा कि शहर से सिर्फ आप ही आए हो या और भी ज़्यादा लोग आने वाले हैं? तो मैंने उससे कहा कि शहर से लोगों को लाने में बहुत ज़्यादा पैसा लगेगा, मेरे पास इतना पैसा नहीं होगा। लेकिन जैसे ही यहाँ पर फैक्ट्री लग जाएगी तो वहाँ से लोग बहुत ज़्यादा आया करेंगे। उसके बाद यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा रौनक हो जाएगी और तुम सब खुश रहोगे। ये बात सुनकर उसकी जैसे आंखें चमक गई थी। वो बहुत ज़्यादा खुश था और मैं भी जानता हूँ यहाँ अकेले में वीरान से गांव में रहने में कितना बुरा लगता है। यहाँ लोगों के पास तो पूरी सुविधाएं भी नहीं होती होंगी। वो टैक्सी वाला भी इस तरफ आने को घबरा रहा था तो यहाँ पर लोगों के पास सामान बहुत ही कम पहुँचता होगा। बहुत परेशानी में लोग रहते होंगे और उनके पास काम भी तो नहीं होता होगा। यहाँ आगे को जंगल शुरू हो जाते हैं और मुझे लग रहा था ये आखिरी गांव है जो इस जंगल के बीच में बना है। लेकिन अब जैसे ही यहाँ पर फैक्ट्री लग जाएगी तो लोगों को काम मिलेगा, पैसा मिलेगा और यहाँ पर काफ़ी लोग आया करेंगे। उसके बाद मेरा सारा सामान उस बंगले में रखवा दिया गया। वहाँ पर काफ़ी लोग रहते थे और दूर दूर तक घर बने हुए थे। ये घर पुराने थे और टूटे हुए थे, लेकिन मुझे एक अच्छा वाला बंगला दिया गया था। मैं भी खुश था। मैं उनका भी भला करना चाहता था क्योंकि वो लोग काफ़ी भले थे। खुद टूटे फूटे घरों में रहने वाले मेरे लिए बढ़िया सा बंगला देने को तैयार हो गए थे। मैं खुश था। इसके 2 दिन बाद काम शुरू हो गया। पहले काम नींव का शुरू हुआ। ये काफ़ी बड़ी फैक्ट्री लगने वाली थी और वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा लोगों की भीड़ हो गई थी। लेकिन एक चीज़ बड़ी अजीब थी। वो काफ़ी बीमार से, कमज़ोर से लोग थे और वो बहुत ही धीमा काम करते थे। उनके शरीर में जैसे जान नहीं थी। मैं ज़्यादा लोगों से नहीं मिलता क्योंकि ऐसे गांव में लोगों को कई बीमारियां हो सकती हैं और उनसे थोड़ा सा दूर रहना ही उचित होता है। मैं यहाँ पर महसूस कर रहा था जैसे सबको कोई ना कोई बीमारी थी। वो कमज़ोर से, वो बीमारी से घिरे हुए लग रहे थे और मैं काफ़ी ज़्यादा उदास था क्योंकि उनका फ़ायदा नहीं हो रहा था। वो शहर में जाकर दवाई भी नहीं ले सकते थे। शायद उनके पास पैसे बहुत ही कम थे, लेकिन काम करते करते उनके पास पैसे होने वाले थे। मैं किसी के पैसे मारने नहीं वाला था। मैं सबको सही से पैसे देने वाला था। यही कारण था कि धीरे धीरे काम आगे बढ़ने लगा और वो काम आगे बढ़ते बढ़ते नींव से दीवारों तक पहुंच गया था। मैं दीवारों के ऊपर शेड लगाने वाला था ताकि मेरा भी सस्ते में सर जाता। उसके बाद पानी का झंझट नहीं रहता और फर्श का काम करके हम यहाँ पर बड़ी बड़ी मशीनें रखते। मशीनें रखने के बाद हमारी फैक्ट्री का काम पूरा हो जाता और इन्हीं में से जो अच्छे लोग थे उन्हें मैं काम पर रख लेता। लेकिन कुछ लोगों को शहर से भी लाना पड़ता और अगर मेरी सप्लाई चेन बढ़िया हो जाए तो मैं यहाँ पर भीड़ बना सकता था। लेकिन यहाँ पर एक बड़ी ही अजीब सी चीज़ थी। वो सब एक ही बीमारी से बीमार लग रहे थे। सबकी आंखें पीली पीली,
सबके हाथ भी जैसे पीले से। लगता था जैसे उनमें खून की कमी होती जा रही है। उनके पास शायद खाने की भी कमी थी। मैं जब भी किसी से आटा दाल मांगता तो उनके पास होता ही नहीं। वो ज़्यादातर पत्तों वत्तों को खाकर ही गुजारा कर लेते थे। वो कीड़ों को भी खाते थे। मैं उन कीड़ों को नहीं खा सकता था, इसीलिए मैं अपने खाने का सामान शहर से वहाँ बंगले में ले आता था। लेकिन मुझे उन लोगों पर तरस ज़रूर आता था। वो व्यक्ति जो मुझे सबसे पहले मिला था वो ज़्यादातर मेरे साथ ही रहता। वो हमेशा मेरी मदद करता ही रहता। बंगले में भी मुझे कोई सफाई का काम होता या कुछ बनाने का काम होता वो फ्री में ही कर देता। मैं खुश था, वो हमेशा मेरे साथ रहता। लेकिन उसकी सेहत भी काफ़ी ख़राब थी। उसकी आंखें भी काफ़ी पीली थी। तो मैंने सोचा था कि उसे शहर ले जाकर उसकी दवाई का काम कर दूं। लेकिन वो शहर जाने से बहुत ज़्यादा डरता था। वो जैसे जाना ही नहीं चाहता था। वहाँ पर लोग शहर में जाना नहीं चाहते थे और वो दवाई भी नहीं लेना चाहते थे। मैं जानता था जब हमारे पास पैसा नहीं होता तो हम घबराते हैं। जितने पैसे हमारे पास हों हम उसे बर्बाद नहीं करना चाहते। लेकिन चलो, अगर वो ऐसा नहीं करना चाहते तो कोई बात नहीं। धीरे धीरे उनके पास पैसे आएंगे और मैं डॉक्टर को भी शहर से यहाँ ले आऊँगा। गाँव में छोटा सा क्लिनिक बना सकते हैं। लेकिन थोड़े ही दिनों बाद मेरी भी सेहत जैसे खराब होने लगी। मैंने देखा मुझ में भी खून की कमी होती जा रही है। मेरी आंखें भी पीली होनी शुरू हो गई थी। मैं जानता था ये जॉन्डिस हो सकता है। मुझे जॉन्डिस होना बिल्कुल जायज़ था। यहाँ पर पानी भी साफ नहीं था। शायद उससे मुझे ऐसी बीमारी हो गई हो। धीरे धीरे वो बीमारी बढ़ती जा रही थी और मैं भी कमज़ोर होता जा रहा था। उन गांव वालों के जैसे मैं भी बीमार होता जा रहा था। उसके बाद मैंने पानी बदल लिया। मैं शहर से ही बड़ी बड़ी बॉटल्स ले आया था। उनसे ही मैं पानी पीता और गांव का पानी मैं नहीं पीता। मैं खाना भी शहर से लाए पानी में ही बनाता और मैं ज़्यादातर उस गांव की किसी चीज़ का इस्तेमाल नहीं करता। लेकिन मेरी सेहत ठीक नहीं हो रही थी। मुझे जॉन्डिस काफ़ी ज़्यादा हो गया था और मैं पीला पीला सा हो गया था। मुझ में भी खून की कमी हो गई थी और तब मैंने सोचा कि मुझे डॉक्टर के पास जाना चाहिए। बिना दवाई के मैं ठीक नहीं हो सकता, बल्कि मेरी सेहत और ज़्यादा खराब होती जा रही थी। ये काम भी काफ़ी ज़्यादा चलने वाला था क्योंकि वो लोग भी बहुत ही कमज़ोर, बीमारी से पीड़ित और ये फैक्ट्री काफ़ी देर बाद बनने वाली थी। उन कमज़ोर पर मैं जुल्म भी नहीं करना चाहता था। आखिर कितने लोग लग जाएंगे उन काम को करने में। फिर भी उनके पास जान बहुत ही कम थी। आज मैं डॉक्टर के पास आया था। डॉक्टर मुझे देखकर थोड़े चिंतित थे और वो भी ये कह रहे थे कि तुम्हें जॉन्डिस लगता है, तुम्हारे टेस्ट करने होंगे। सुबह के वक्त ही मेरा खून लिया गया और टेस्ट के लिए भेज दिया गया। मैं दोपहर तक शहर में ही था, लेकिन मुझ में जैसे जान खत्म हो चुकी थी। मैं ज़्यादा घूमना नहीं चाहता था और वहीं पर बैठा बैठा मैं कुछ न कुछ खाना चाहता था। मैं उस अस्पताल के पास ही एक ढाबे में जाकर खाना खाने लगा। वहाँ पर सब लोग मेरी तरफ जैसे देखे जा रहे थे। मेरी सेहत भी तो बिल्कुल ख़राब थी। मैं पीला पीला सा नज़र आ रहा था। मुझे ऐसा लगता जैसे हर कोई मेरी तरफ ही घूरता जा रहा है। मैं वहाँ घबराकर दोबारा अस्पताल में आ गया और अब दोपहर हो चुकी थी। टेस्ट की रिपोर्ट आने वाली थी और मैं जैसे ही डॉक्टर के पास गया तो उसने मुझे बताया कि रिपोर्ट में कुछ नहीं आया है। मुझे किसी तरह की कोई बीमारी नहीं है। लेकिन मैं उस डॉक्टर से जानना चाहता था आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। वो डॉक्टर भी थोड़ा सा हैरान था। उसने कहा कि ज़रूर ही तुम्हें खून की कमी हो रही है, लेकिन ये किसी बीमारी के कारण नहीं हो रहा है। शायद तुम्हारी खुराक ही इतनी कमज़ोर होती है कि तुम्हारा खून बनता ही नहीं। तुम्हारा खून शायद सूख जाता होगा। तुम ऐसा करो, लाल चीज़ें खाया करो, टमाटर, गाजर, और इसी के साथ उसने मुझे टॉनिक भी दिए। उसने कहा था कि टॉनिक पीने के बाद मेरा खून ज़्यादा बनने लगेगा। उसके बाद मैं गांव में वापस आ गया। मैं थोड़े दिनों तक उस टॉनिक को पीता रहा। मेरी सेहत वैसे शहर जाने के बाद थोड़ी सी ठीक हुई थी, लेकिन 2-3 दिन बाद मेरी सेहत दोबारा से वैसी ही हो गई। उस टॉनिक का भी असर कोई नहीं हो रहा था। मैं जैसे गांव में एक बीमारी में घिर गया था जिसका इलाज डॉक्टर के पास नहीं था। मैं दोबारा डॉक्टर के पास गया था, लेकिन डॉक्टर भी समझ नहीं पा रहा था कि मुझे कैसी बीमारी हुई है कि मेरा खून सूखता जा रहा है। उसके बाद डॉक्टर वैसे ही हंसने लगा। उसने कहा, लगता है तुम भी उसी गांव से आते हो, और इस बात को कहकर वो हंसने लगा। उसने कहा
कि यहाँ पर लोग बेवकूफ़ी वाली बातें करते हैं कि वहाँ लोगों को बीमारी हो जाती है और उनका खून सूखने लगता है। तुम तो उस गांव से नहीं आते, तुमने तो बताया तुम एक मोहल्ले से आते हो। इसके बाद मैंने उससे ज़्यादा बात नहीं की, लेकिन मैं जान गया था सच में उस गांव के पास कोई ना कोई बीमारी है जिससे खून सूखने लगता है। ये कैसी बीमारी थी? डॉक्टर मेरा इलाज नहीं कर रहा था, इसीलिए मैं गांव में वापस आ गया था। मैंने एक चीज़ ज़रूर देखी थी कि मेरा साथी जो पहले बीमार रहता था अब उसकी सेहत ठीक होना शुरू हो गई थी। उसकी आंखें अब पीली नहीं रही थी और उसका शरीर भी अब पीला नहीं था, वो लाल सा होता जा रहा था। मैं खुश था, आखिर उसे बीमारी ठीक हो चुकी है। मैं उससे जानना चाहता था कि उसकी बीमारी ठीक कैसे हो रही है, तो उसने कहा कि वो पास में ही एक मंदिर में जाता है। वहाँ पर पेड़ में एक बड़ी सी जड़ी बूटी मिलती है। धीरे धीरे उनको उबालने के बाद हम पीते हैं तो हमारा शरीर ठीक होना शुरू हो जाता है। देखो मेरा भी हो रहा है, लेकिन उससे हम बेहोश हो जाते हैं और पूरी रात हमारा होश नहीं रहता। इसके बाद मैं भी उस इलाज को ट्राई करना चाहता था। उसके साथ मैं उस मंदिर की तरफ चल पड़ा। उसने बताया था कि मंदिर जाने के लिए 6 बजे जाना होगा। मैं भी उसके साथ 6 बजे उस तरफ निकल पड़ा। वहाँ ये पुराना सा मंदिर था, लेकिन ये किस भगवान का था मैं समझ नहीं पाया। यहाँ अजीब सी मूर्तियाँ बनी थी जो मैंने जिंदगी में कभी नहीं देखी थी। वहाँ पूजा करने के बाद मैंने भी उस जड़ी बूटी को पानी में उबाला। मैंने उसे पिया और थोड़ी देर बाद जैसे मैं बेहोश हो गया। मुझे नहीं पता वहाँ उस रात क्या हुआ, लेकिन जब मेरी आंख खुली तो मैं दोबारा अपने बंगले में था। वहाँ पर मैं बेड पर सो रहा था और वो व्यक्ति बिल्कुल मेरे सामने। वो मुझे घूरता जा रहा था। वो पहले तो मुझे घूरता रहा और उसके बाद वो हंसने लगा। उसने कहा, आप पर लगता है जड़ी बूटी का असर ज़्यादा हो गया। लगता है आप शराब नहीं पीते, जो पीते हैं उन पर असर कम होता है, लेकिन आप तो पहले मिनट में ही टपक गए थे। इसके बाद मैं भी हंसने लगा। मैंने उससे कहा कि मुझे शराब छोड़े 5 साल हो चुके हैं। उसके बाद से मैंने कभी शराब नहीं पी, लेकिन उसके बाद मेरी थोड़ी सी सेहत ठीक हुई। अगले कुछ दिनों में दोबारा से मेरी सेहत बिगड़ना शुरू हो गई। मैं जैसे हमेशा पीला पीला सा रहता। मैं उन गांव वालों की तरह होता जा रहा था। मेरा शरीर पीला पीला, लेकिन वो व्यक्ति अब लाल होता जा रहा था। उसकी सेहत कैसे ठीक हो रही थी मुझे नहीं पता, लेकिन मेरी सेहत खराब होती जा रही थी। गांव वाले भी अब मुझे ठीक लगने लगे थे, लेकिन मेरी ही सेहत इतनी ज़्यादा खराब थी कि मुझे चलने फिरने में भी परेशानी होने लगी थी। लेकिन वो गांव वाले बहुत ही अच्छे थे। कभी कभी वो मुझसे कम ही पैसे लेते और वो मेरी मदद बहुत ज़्यादा करते। मुझे कुछ भी करने में परेशानी हो तो वो उस काम को मुफ्त में ही कर देते। ये मेरे लिए अच्छा था, लेकिन अब मुझे यहाँ पर अजीब सा लगने लगा था। वो लोग काफ़ी अजीब थे। वो शहर जाकर कोई सामान लाना नहीं चाहते थे। वो शहर जाना ही नहीं चाहते थे, लेकिन वो इस चीज़ से खुश थे कि कोई ना कोई शहर से यहाँ आ जाए। वो चाहते थे शहर से लोग यहाँ आए, हमें शहर ना जाना पड़े। इस बात को सोचकर मुझे काफ़ी ज़्यादा अजीब सा लगने लगा था। मैं सोच रहा था कि मैं इस गांव की बात किसी को नहीं बताता। कहीं ना कहीं मुझे शहर जाकर लोगों से बात करनी चाहिए। वहाँ से भी काम के लिए लोगों को यहाँ लाना चाहिए। मुझे उस अस्पताल के पास ही एक टेम्पू यूनियन का पता था। मैं वहाँ से लोगों से बात कर सकता था ताकि मुझे मज़दूरों की कोई कमी ना हो। यहाँ पर कमज़ोर मज़दूर थे, मुझे शहर से बढ़िया वाले मज़दूर मिल सकते थे और थोड़े अलग काम करने वाले भी। मुझे सारे मज़दूर ही थोड़े ना चाहिए, थोड़े पाइपिंग का काम भी कर सकें और शटरिंग का काम भी कर सकें। मुझे ऐसे मज़दूर भी चाहिए थे। आज मैं शहर आया था और यहाँ पर मैं उसी टेम्पू यूनियन में लोगों से बात कर रहा था। मैंने जैसे ही उस गांव की बात शुरू की, लोग जैसे मेरी तरफ घूरना शुरू हो गए। वो गुस्से में मेरी तरफ घूरते जा रहे थे। वो जैसे मुझसे बात नहीं करना चाहते थे। मैंने कई लोगों से बात करने की कोशिश की, लेकिन कोई भी मुझसे बात नहीं करना चाहता था। मैं उनको जैसे ही गांव में ले जाने की बात करता, सब मुझ पर भड़क पड़ते। उसके बाद काफ़ी देर तक मैं ट्राई करता रहा, कोई मुझसे बात नहीं कर पाया। जैसे ही मैं टेम्पू यूनियन के बाहर निकला तो वहाँ पर मज़दूर बैठे हुए थे। वहाँ मुझे उनसे बात करनी थी। वो शायद यहीं पर बैठते हैं और रोज़ उनको जो भी काम करना होता है वो यहाँ से ले जाता है और काम करवा कर यहीं पर छोड़ देता है। मैं उनसे बात कर रहा था,
लेकिन वो भी जैसे मेरी बात सुनकर भड़कना शुरू हो गए। उसके बाद वो भी वहां से चले गए। यहाँ उस गांव में कोई काम क्यों नहीं करना चाहता, इस बात को सोचकर मैं भी थोड़ा सा घबराने लगा था। लेकिन तभी वहां पर एक बुजुर्ग जो वहां से नहीं गया था वो मुझसे बात करना शुरू हो गया। उसने मुझको बताया कि तुम्हारी सेहत इतनी खराब कैसे है, क्या तुम उसी गांव में रहते हो? मैंने अब किसी बात को छुपाना सही नहीं समझा और पूरी बात उसको बताना ही सही समझा। मैंने उससे कहा कि मैं उस गांव के पास एक फैक्ट्री लगाने वाला हूँ। वो फैक्ट्री के लिए मुझे उसी गांव में रहना पड़ता है। वहाँ पर लोग बहुत ही अच्छे हैं, लेकिन उनको ज़्यादा काम नहीं आता और वो बहुत ही कमज़ोर हैं। वहाँ पता नहीं उनको एक बीमारी है जिससे वो पीले पीले रहते हैं और मुझे भी लगता है ये बीमारी लग गई है। मैं भी पीला पीला होना शुरू हो गया हूँ, इसीलिए शायद वो लोग भी मुझे पीला पीला समझकर यहाँ से भाग जाते हैं। मुझे कोई बीमारी है लेकिन डॉक्टर भी समझ नहीं पा रहे हैं। मैंने सारे टेस्ट करवा लिए, मैं ऐसे पीला क्यों दिखता हूँ मुझे नहीं पता। लेकिन उसके बाद वो बुजुर्ग जैसे घबराना शुरू हो गया। उसने कहा, तुम तो लगता है बिल्कुल मासूम हो, तुम्हें कुछ पता ही नहीं है कि तुम कितनी बड़ी परेशानी में फंस चुके हो। उसकी इस बात को सुनकर मैं थोड़ा सा घबराया, लेकिन मुझे जानना था आखिर वहां पर हो क्या रहा है। मैंने उससे और सवाल किए और उसने सारा सच बोलना शुरू कर दिया। उसने कहा कि वो गांव बहुत ही पुराना है और उसे एक खाली गांव कहा जाता है। वहां पर कोई नहीं रहता। बहुत साल पहले कहते हैं पिशाचों ने वहां हमला किया था और लोगों को मार दिया था। ये पिशाच सूरज की रोशनी में भी घूम सकते हैं, लेकिन उन्हें खून की ज़रूरत पड़ती है। पहले तो वो जानवरों को खाते रहे, लेकिन उस जंगल में सारे जानवर खत्म हो गए। उसके बाद वो लोगों का खून पीने लगे। उन्होंने कई लोगों को मारा, लेकिन कहते हैं कि आजकल वो लोगों को जान से नहीं मारते, बल्कि उनका खून चूसते रहते हैं। उनकी एक खास निशानी है, वो हमेशा पीले पीले दिखते हैं क्योंकि उनमें खून की कमी होती रहती है। शहर से वहां कोई नहीं जाता, इसीलिए उनको खून की कमी रहती है। लेकिन जब भी कोई वहां पर जाता है वो उसे मारते नहीं, बल्कि उसका खून चूसते ही रहते हैं। क्या तुम भी वहीं पर रहते हो? तो शायद तुम्हारे साथ भी कुछ ऐसा ही हो रहा है। शहर से वहां कोई नहीं जाना चाहता क्योंकि सबको लगता है कि वहां से पीले लोग आकर उनको फंसाकर वहां ले जाते हैं और उनका खून चूसते रहते हैं। तुम भी वहां से जल्दी निकलो, वरना बड़ी परेशानी में फंस सकते हो। उस बुजुर्ग की इस बात को सुनकर मैं बहुत ज़्यादा घबरा चुका था। मैं जानता था कि मैं एक बड़ी परेशानी में फंस चुका हूँ। मेरा सामान भी वहीं पर है। मुझे पहले तो वहाँ से सामान निकालना है, उसके बाद इस शहर में आ जाना है और पुलिस में कंप्लेंट करनी है। मैं सीधा पुलिस में कंप्लेंट नहीं करना चाहता था क्योंकि मैं एक बार कंफर्म करना चाहता था। मैं दोबारा उसी गांव में गया, लेकिन आज थोड़ा सा अलग था। वो मकान टूटे फूटे थे, ऐसा लग रहा था कि उसमें कोई नहीं रहता। मैं जान गया था वो पिशाच ही हो सकते हैं, लेकिन वो मुझसे सही से बात कर रहे थे। लेकिन मेरा स्वभाव बदल गया था। मैं हर एक को अलग नज़र से देख रहा था और उनको जैसे मेरी पहचान होनी शुरू हो गई थी कि मैं सब जान गया हूँ। वो अब धीरे धीरे मेरे साथ ही रहते। मैं जल्दी से बंगले में गया और वो व्यक्ति मेरे साथ ही मेरे कमरे में आना चाहता था, लेकिन मैंने उससे कहा कि मैं कमरे में अकेला जाना चाहता हूँ, मुझे थोड़ा सा काम है। मैंने उसे बाहर ही खड़ा कर दिया और मैं अंदर जाकर अपना सामान समेटने लगा। मैं जल्दी से यहाँ से निकलना चाहता था और मैं आज एक बाइक लेकर आया था। मैं बाइक पर सामान रखता और वापस निकल जाता। बाद में पुलिस कंप्लेंट करके मैं बाकी का सामान भी यहाँ से ले लेता। लेकिन घबराहट इस बात की थी, आखिर इस फैक्ट्री का काम कैसे करवाता। मैं तो बुरा फंस गया था, लेकिन यहाँ से मुझे निकलना तो था ही। मैंने अपना सामान बैग में भरा और मैं जल्दी से कुंडी खोलकर बाहर आ गया। वो व्यक्ति बड़ी ही अजीब सी नज़र से मेरी तरफ देखता जा रहा था। उसने एक शब्द नहीं बोला। वो जैसे समझ गया था मैं यहाँ से जाने को तैयार हो चुका हूँ। वो मुझे रोक भी नहीं रहा था और मैं जानता था वो भी सब जान गया है। अब मैं बाहर आया और बाइक पर सामान रखा। उन लोगों ने मुझे जैसे घेर लिया था। ये शाम का वक्त था और मैं अंधेरा नहीं करना चाहता था, लेकिन मेरी बाइक स्टार्ट हुई ही नहीं।
वो मुझे देखते जा रहे थे, बिना एक भी शब्द बोले वो मेरी तरफ घूरते जा रहे थे। मैं भी जानता था कि उनको अब खून की कमी होने वाली है। मैं इसीलिए तो पीला होता जा रहा हूँ, क्योंकि वो व्यक्ति शायद मेरा खून पीता जा रहा है। उसको इसी तरह से लाल रंग मिलता है। हमारे खून से वो पोषण लेते हैं और वो ठीक होते गए और मैं बीमार होता गया। मुझे जॉन्डिस था ही नहीं, वो तो मेरा खून चूसते जा रहे थे और मैं बीमार होता जा रहा था। आज मुझे यहाँ से निकलना था। मेरी बाइक चलने का नाम नहीं ले रही थी। मैं घबराया हुआ बार बार बाइक को किक मारता, लेकिन बाइक स्टार्ट होती ही नहीं। तब मेरा ध्यान नीचे पाइप पर पड़ा। उसका सारा तेल निकलकर नीचे गिर चुका था। किसी ने पाइप को निकाल दिया था, किसी ने टायर की हवा को भी निकाल दिया था। वो बाइक जैसे बंद पड़ गई थी। मुझे पता था ये मुझे यहाँ से जाने नहीं देंगे। मैंने बैग उठाया और मैं सड़क की तरफ भागने लगा। सिर्फ 7 ही तो किलोमीटर है, मुझे भागकर शहर में पहुंचना है। ये मुझे यहाँ से जाने नहीं देंगे। किसी ने मुझे रोकने की कोशिश भी नहीं की और वो मुझे देखते रहे, वो भी कमज़ोर से। मुझे पकड़ शायद नहीं सकते थे, लेकिन मैं जानता था अंधेरा होने वाला है। अंधेरे में मैं उनको कभी नहीं मिला था। अंधेरे में वो जैसे गायब हो जाते थे और मैं जैसे ही कमरे में आता था मुझे भी नींद आ जाती थी। मैं सामान पकड़ी जंगल की तरफ भागना शुरू हो गया। मैं जानता था जंगल के रास्ते से ही मैं बाहर जा सकता था। मुझे यहाँ आसपास कोई नहीं मिलने वाला। यहाँ पर तो कोई आता ही नहीं। इन पिशाचों से डरकर कोई इस तरफ नहीं आता। मैं भागता गया और धीरे धीरे वहाँ अंधेरा होना शुरू हो गया। इस अंधेरे में मुझे ज़्यादा नज़र नहीं आ रहा था और मैं एक छोटी सी टॉर्च लेकर आगे की तरफ बढ़ता गया। इस जंगल में मुझे आगे बढ़ने में बहुत परेशानी हो रही थी। सच में यहाँ आसपास कोई जानवर था ही नहीं। मैं जानता था इन जानवरों को भी इन पिशाचों ने मारा है। पिशाचों ने इन सब का खून पी लिया और यहाँ पर एक जानवर तक को नहीं छोड़ा। शुरू से ही मुझे इस बात पर शक हो रहा था कि यहाँ पर जानवर हैं क्यों नहीं। मैंने सोचा था शायद इंसान यहाँ रहते हैं तो जानवर दूर भाग गए होंगे, लेकिन अब मुझे पूरी सच्चाई का पता था। मैं भागता गया। मुझे किसी चिड़िया की आवाज़ सुनाई नहीं दी। मुझे कीड़े मकोड़ों की आवाज़ तक सुनाई नहीं दे रही थी। ये पिशाच सबको खा जाते हैं, बस इंसानों को छोड़ते हैं ताकि कोई शक न करे, लेकिन फिर भी उनका खून पी पी कर ये उनको बीमार कर देते हैं। शहर में शायद ये नहीं जाते होंगे क्योंकि लोगों को सब पता है, लेकिन थोड़ी ही दूर जाकर मुझे ऐसा लगना शुरू हो गया जैसे आसपास पेड़ों पर कोई ना कोई है। दूर दूर से मुझे आंखें नजर आती। जब भी उन पर रोशनी पड़ती वो जैसे गायब हो जाते। इस अंधेरे में मुझे बचना बेहद ही मुश्किल हो रहा था। मैं जानता था आसपास से ये आ रही आवाज़ें इनके भागने की हैं और ये मेरे थकने का इंतज़ार करेंगे और मुझे शहर तक शायद नहीं पहुंचने देंगे। उनकी आंखें मैं पहले से पहचान गया था। वो मुझे मारना चाहते थे ताकि उनकी पहचान सबके सामने ना आ पाए। थोड़ी देर बाद तो वो जैसे मेरे पीछे भागने लगे। मुझे सांस चढ़ना शुरू हो गई थी और मैं उनको भागता हुआ देख रहा था। वो बड़े बड़े दांत से लेकर मेरे पीछे भाग रहे थे। उनके आकार भी बदल चुके थे। वो इंसान नहीं, जैसे जानवर जैसे लग रहे थे। उनके चेहरे पर बहुत ज़्यादा बाल आ चुके थे और उनके हाथ जैसे मेरे शरीर के करीब ही थे। वो मुझे चीर कर मारना चाहते थे। दूर से वो हाथ को घुमाते। कभी कभी उनके नाखून मेरी पीठ पर भी टकराते और जैसे उनसे खून निकलना शुरू हो गया था। मैं काफ़ी दूर तक भागा, शायद 4-5 किलोमीटर तक मैं भागा होऊंगा। वहाँ मुझे एक छोटा सा कमरा नजर आया। मैं जानता था इनसे मैं बच नहीं पाऊंगा। अगर मैं उस कमरे में छिपकर बैठ जाऊं तो मैं यहाँ से निकल सकता हूँ। मैं भागकर उस कमरे में छिप गया। वो बाहर अंदर आने की पूरी कोशिश करते रहे, लेकिन मैं उन्हें अंदर आने नहीं देना चाहता था। मैंने पीछे फट्टों को फंसा दिया था। वो कितना भी जोर लगाते रहे, अंदर नहीं आ पाए। अगली सुबह मैं किसी तरह से उठा और मैं यहाँ से बाहर निकलना चाहता था। मैं उनको आसपास महसूस कर रहा था, लेकिन यहाँ छिपा हुआ मैं कब तक बच पाता। मुझे बाहर तो निकलना था और मैंने सोचा था सूरज की रोशनी में शायद वो कमज़ोर होंगे, इसी कारण मैं तब वहाँ से भाग सकता हूँ। मैंने उन फट्टों को हटाया और दरवाजे से बाहर आया। वो आसपास खड़े थे। वो रात जैसे नहीं नजर आ रहे थे,
वो तो अब कमज़ोर से इंसान नजर आ रहे थे और मैं जानता था उनसे बचकर इसी मौके में मुझे भागना होगा। मुझे कुछ किलोमीटर ही तो भागना था। मैं उनको धक्का देता हुआ आगे की तरफ निकलने लगा। वो मुझे पकड़ने की कोशिश तो करते, लेकिन कमज़ोरी के कारण शायद पकड़ नहीं पाते। मैं तेज़ी से आगे को भागना शुरू हो गया। वो काफ़ी देर मेरा पीछा करते रहे, लेकिन थक कर वहीं बैठ गए। वो दूर से मुझे घूरे जा रहे थे और आवाज़ें देकर रोकने की कोशिश कर रहे थे। वो मुझे धमकियां दे रहे थे कि तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे, लेकिन मैं किसी तरह बचते बचाते शहर पहुंच ही गया। मैं सीधा पुलिस स्टेशन गया और कंप्लेंट लिखाने लगा। मेरी हालत इतनी बेकार थी कि पुलिस वाले भी मुझको देखकर हैरान थे कि मैं जिंदा कैसे हूँ। मेरे पीठ से बहुत ज़्यादा खून बह चुका था। मैं पहले ही कमज़ोर था क्योंकि मेरे शरीर में खून पहले ही कम था। मैं पूरी तरह से पीला हो चुका था और खून निकलने के कारण मेरी हालत ज़्यादा ख़राब थी। पुलिस वालों ने मेरी कंप्लेंट लिखी और मुझे अस्पताल में भर्ती करवा दिया। वहाँ अगले 3 दिनों तक मेरा इलाज हुआ और मेरी सेहत काफ़ी ज़्यादा सुधर गई थी। मैं अब थोड़ा सा लाल दिखने लगा था। पुलिस वाले जानते थे मेरे साथ क्या हुआ है। मैं उनको पूरी रिपोर्ट बता रहा था कि मेरे साथ पूरा क्या क्या हुआ है, लेकिन वो ये कह रहे थे कि कोई वहाँ कुछ नहीं कर सकता। 7 दिन बाद पुलिस वालों के साथ हमने वहाँ पर रेड मारी। हम उसी गांव में गए, लेकिन हमें वहाँ पर कोई इंसान नहीं मिला। वहाँ फैक्ट्री जो आधी बनी हुई थी वो ही मेरा सबूत था। मैंने पुलिस वालों को बताया कि इस फैक्ट्री को बनाने में उन पिशाचों ने मेरी मदद की है। इसके बदले वो मेरा खून भी तो पीते रहे, मेरे कई सारे पैसे ले गए, लेकिन फिर भी वो आसपास ही होने चाहिए। तो पुलिस वालों ने छानबीन करवाई, लेकिन वो पिशाच कभी मिले ही नहीं। वो फैक्ट्री आज भी उसी तरह से अधूरी खड़ी है और उसे पूरा करने की हिम्मत कोई नहीं करता। मैं भी उस शहर से वापस आ गया और आज भी मैं अखबार में वहाँ पर कई लोगों के पकड़े जाने की खबर सुनता ही रहता हूँ। कई लोगों को वहाँ मार कर फेंक दिया जाता है और जिसका भी खून सूखा हुआ होता है, मैं जानता हूँ उसके साथ क्या हुआ होगा। आज मैं उस गांव से बहुत ज़्यादा दूर हूँ, लेकिन आज भी मैं डरता रहता हूँ। उन्होंने जाते वक्त यही कहा था, हम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। अगर वो कमज़ोर हैं तो ज़रूर ही मेरे पीछे आएंगे। तब मैं क्या करूँगा और कैसे बचूँगा, मैं आज भी इस बारे में सोचता ही रहता हूँ। अगर आपके साथ कुछ ऐसा हो जाए तो आप क्या करेंगे?